दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्सों के बारे में डिस्कशन किया था। उसी क्रम में आज हम एक और महत्वपूर्ण भाग की चर्चा हम करेंगे आपसे। तीन पठारों के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में और बाघेलखंड के बारे में। आज हम मालवा पठार की बात आपसे करेंगे, जिसे मालवा प्लेटू कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने मानचित्र में देखा था, इस मालवा प्लेटू को की जो स्थिति थी वो ये है। यहाँ ये प्लेटू आप देख रहे हैं, पीला सा हिस्सा, ये मालवा प्लेटू है, जिसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये अरावली श्रेणी, दक्षिण में ये आधार बना हुआ है विंध्याचल पर्वत, और पूरब में ये बुंदेलखंड का पठार, और उसके साथ साथ ये मध्य भारत का पठार। तो इस मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत से घिरा हुआ ये बसाल्टिक चट्टानों द्वारा निर्मित मालवा का पठार है। इसमें देखें, यही बात यहाँ दिख रही है, ये प्लेटू जो है वो दो तरह के अपवाह तंत्रों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्लेटू हैज टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, दो अपवाह तंत्रों से निर्मित है। एक तो वो है जो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होता है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ये दो बड़ी प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि वो अरब सागर में जाती है, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। बाकी सारी नदियाँ जो बड़ी बड़ी हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ भी मालवा पठार ऐसा है कि विंध्याचल पर्वत है, चूँकि विंध्याचल से ऊपर वाली जो नदियाँ हैं उधर, वो यमुना से होते हुए चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये मालवा पठार चूँकि विंध्याचल इसके साउथ में है, तो जाहिर है इसके उत्तर में है, तो उधर अरावली और इधर विंध्याचल पर्वत, उन दोनों के बीच, विंध्याचल के साथ साथ, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की जो नदी है वो ताप्ती और नर्मदा, वो तो अरब सागर में चली जाती है। और दूसरा जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी वाला है, जिसमें चंबल, बेतवा या चंबल की अन्य जो तमाम सहायक नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ इस पठारी भाग से प्रवाहित होते हुए, जिसमें पार्वती और काली सिंध, ये सारी हैं चंबल की सहायक नदियाँ, वो सारी नदियों के साथ चंबल अपना पूरा जल लेके यमुना में मिल जाती है, और यमुना फिर अंततः गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी में इनका जल मिक्सअप हो जाता है। इस पठारी भाग के यानी मालवा प्लेटू जो है, इसके नॉर्थ में चंबल नदी है। ठीक है, और इसकी जो राइट बैंक यानी दाहिनी तरफ की जो ट्रिब्यूटरीज है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, काली सिंध और पार्वती वगैरह, ये सारी प्रवाहित होती हैं और इस पूरे एरिया को जल प्रोवाइड कराती हैं। इसके साथ साथ ये मालवा प्लेटू का हिस्सा कुछ ऐसा, जिसमें कुछ बड़ी नदियों का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी इसमें पाया जाता है, जिसमें काली सिंध और केन और बेतवा नदियाँ भी हैं। इनका भी कुछ हिस्सा इस मालवा पठार को सिंचित करता है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पूरा मालवा पठार का विस्तार है। तो यहाँ ये सारी नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती हैं और इसे आवश्यक रूप से जितनी भी ज़रूरत पड़ सकती है पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराती हैं। और उस पानी पर कई तरह के, जैसे आप जानते हैं, चंबल नदी पे कई सारे डैम कोटा जिले में बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी बने हुए हैं, और झालावाड़ जिले में भी काली सिंध डैम वगैरह ये सारा कुछ है। वो सब इन्हीं नदियों का पूरा एक नेटवर्क है। यहाँ देखें, लिखा हुआ है, इट कंपोज ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो। ये जो लावा फ्लो है, आप जानते हैं भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा है ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो निकला हुआ लावा होता है वही है लावा। और हम जानते हैं कि वो बसाल्ट होता है सामान्यतया, तो और वो ब्लैक कलर का है। इसीलिए जो निकला हुआ लावा है, इस लावा के द्वारा जो मिट्टी निर्मित हुई है वो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं। और यही ब्लैक सॉइल हम जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सॉइल, जो कॉटन की कृषि के लिए, यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे मशहूर मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इसकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी नमी को अवशोषित करने की क्षमता, नमी को बनाए रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसीलिए इस सॉइल को यहाँ रेगुर सॉइल भी कहते हैं, REGUR, रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसी ब्लैक सॉइल को, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसी वजह से ये सारा जो एरिया है गुजरात का, महाराष्ट्र का, वो सारा एरिया
ब्लैक कॉटन सॉइल के द्वारा ही बना हुआ है, वही इसी वजह से वहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ देखें एक बड़ा यूनिक फीचर है चंबल के बारे में। हम सुनते आए हैं पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे बुंदेलखंड के बारे में और बाघेलखंड के बारे में, तब चंबल का जिक्र आया था और उसमें चंबल नदी द्वारा एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसा है मिट्टी और पत्थर का है, ज़्यादातर जो मिट्टी है उसका आसानी से गली एरोजन हो जाता है, उसकी वजह से वो गलियाँ फिर बाद में बीहड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसीलिए लिखा द जनरल इन द नॉर्थ द प्लेटो इज मार्क्ड बाय द चंबल रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब बीहड़ होता है। तो जो इसका इस पठारी भाग का जो उत्तरी हिस्सा है, खासतौर से जब हम कोटा से आगे बढ़ते हैं राजस्थान के धौलपुर वगैरह में, तब वहाँ ये बीहड़ों का निर्माण करती हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था, ये बड़ा सेफ एरिया डकैतों के लिए कहलाता है और कई सारी भारत में इसमें फिल्में भी बन चुकी हैं। इसी का नाम है चंबल रेवाइन या चंबल का जो बीहड़ है। तो सामान्यतः जिसका स्लोप है टुवर्ड्स नॉर्थ, क्यों नॉर्थ में है? क्योंकि जब हम इसको मानचित्र में देखते हैं तो मानचित्र से आपको अंदाजा लग जाता है अपने आप कि यहाँ पर्वत है विंध्याचल पर्वत, तो जाहिर है ये पठार इसके उत्तर में है। तो यहाँ से नदियाँ पर्वतों को क्रॉस करके तो इधर आ नहीं सकती हैं दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ। तो क्या होगा, इसका ढाल इधर से उधर की तरफ है, उत्तर की तरफ है और उत्तर पूर्व। इसीलिए जितनी नदियाँ यहाँ से निकल रही है सब मध्य प्रदेश से और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को कवर अप करते हुए और सीधे फिर जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिलते हुए फिर आगे चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है इसका सामान्य ढाल जो है वो उत्तर की ओर है और वो भी बड़ा स्टीप स्लोप है, क्योंकि विंध्यन के कगार के साथ साथ यहाँ इसका ढाल जो है वो उत्तर की तरफ होने के नाते ये सारी नदियाँ प्रवाहित होती हुई यमुना में मिलके और गंगा में जाते हुए फिर बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाती हैं। तो ये हमारा मालवा पठार था। इसी मालवा पठार का हिस्सा जिसे हम चूँकि हम लोग अब झालावाड़ में बात कर रहे हैं, तो झालावाड़ में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। काली मिट्टी सारी पाई जाती है, कुछ हिस्सों में थोड़ा सा रेडिश फीचर भी इसमें पाया जाता है जिसको हम रेड ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। और इसीलिए इस पूरे एरिया में एक दरगाह हमारी गागरोन शरीफ में जिसको हम कहते हैं ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की, उनको मालवा सरकार भी कहते हैं। तो ये पूरा जो मालवा पठार है उस पठारी भाग में एक बड़ी फेमस दरगाह गागरोन की है, जिसकी वजह से उनको मालवा सरकार भी कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि चूँकि झालावाड़ के आप सारे लोग हैं, तो झालावाड़ की जो स्थिति है ज़मीन की, पठारों की, काली मिट्टी की, वही इस मालवा पठार की है। यहाँ दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मालवा पठारी भाग में विंध्यन के एक्सटेंशन, विंध्याचल जो पर्वत है उसका विस्तार भी है दो पहाड़ियों के रूप में। एक तो ग्वालियर की पहाड़ियाँ हैं और दूसरा आप देखें यहाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कुछ पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला दिखती है। कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी पहाड़ियाँ हैं जिनमें अपरदन भी बहुत हुआ है। ये कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ उसी विंध्याचल पर्वत का विस्तार है जिसे हम ग्वालियर की पहाड़ियाँ कहते हैं। और यहाँ जो हड़ौती एरिया में पाई जाती है उसे हम मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहते हैं। ये दो पहाड़ियाँ भी बड़ा एक प्रोमिनेंट फीचर है इस मालवा पठार की। तो ये बातें थी हमारी मालवा के संदर्भ में। बाकी बातें हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।